नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी चेतावनी। पाकिस्तान के पीएम के बयान पर सपोर्ट में आई महबूबा मुफ्ती। अटल सरकार का जिक्र कर बोली, होनी चाहिए बात। मुसलमानों को 4 से बढ़ाकर 12% मिले आरक्षण, ओबीसी की तेलंगाना सरकार से मांग। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले यह सरकार केवल 5 से 6 सबसे अमीर भारतीयों के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की तारीफ, कहा बुरी नजर से देखने वालों को जवाब देने में सक्षम है। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नेतृत्व में गुरुवार को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 106 लोगों के हिरासत में लिया गया और पीएफआई कार्यकर्ता इसके विरोध में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पीएफआई कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। हालांकि वहां उस समय ज्यादा शोर होने के कारण इसके कुछ हिस्से साफ नहीं सुनाई दे रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन उस दौरान वहां मौजूदा पत्रकारों के नारे लगाए जाने की पुष्टि की है। पीएफआई के कुछ सदस्यों को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया और आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीडीपी और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तानी राग अलापना शुरू कर दिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान की तारीफ करते दिखाई दी हैं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम ने जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने और दोनों देशों के रिश्ते को अच्छा करने की बात कही तो ये होना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी के समय दोनों देशों ने बैठकर बात की थी, वैसे ही दोनों देश जम्मू कश्मीर का हाल निकालें तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा। दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अक्सर ही पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी करती रहती हैं। इसके लिए पहले पीडीपी की प्रमुख ने 13 फरवरी को पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्र विरोधी करार दिया जाएगा। साथ ही वो भारत सरकार से कई बार पाकिस्तान से बातचीत करने की बात दोहराती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनाया पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है और अपना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सुर मिलाया, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने भारत से बातचीत की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण को लेकर तेलंगाना सरकार ने एक बार बिल मोदी सरकार के पास भेजा था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने की बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विधान और विभाजन के बाद हमने तेलंगाना के नए सीएम से मुलाकात की थी। मुस्लिमों के आर्थिक स्वास्थ्य और गरीबी के सिलसिले में कमेटी बनाई। कमेटी ने सभी जिलों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमानों को 9 से 12% आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना सरकार में पास किया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए 12% आरक्षण होना चाहिए। उस बिल को तेलंगाना में पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार को भेजा गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमने सरकार से प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम अक्सर पूछते हैं साल में क्या हुआ। हमने भारत को कभी भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दी। हमने भारत को कभी भी रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि का सामना नहीं करने दिया। बीजेपी सरकार किसान, युवाओं और महिलाओं की सरकार नहीं, सरकार 5 से 6 सबसे अमीर भारतीयों के लिए है, जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय पर एकाधिकार करते हैं। और राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसने सबका दिल दहला दिया। भारत जोड़ो यात्रा में भी कई प्रतिभाशाली बच्चियों और युवतियों से मिल रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं। एक बात साफ है, हमारा भारत
तभी आगे बढ़ेगा जब देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा अपने 17वें दिन में प्रवेश कर गई। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि एक दिन के आराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा 17वें दिन त्रिशूर जिले के पैरंबरा जंक्शन से करीब 6:30 बजे शुरू होगी और यात्रा सुबह 12 किलोमीटर पैदल चलेंगे सभी लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जोर देते हुए कहा कि थल सेना देश को बुरी मंशा से देखने वाली किसी भी ताकत का जवाब देने की क्षमता रखती है और जब चीन के साथ संवाद समानता के आधार पर किया जाता है तो राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय पर 5 खंडों की एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में टिप्पणी की। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने जब 1964 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया था तब उपाध्यक्ष पहले व्यक्ति थे भारत के अपना परमाणु परीक्षण करने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में राजस्थान में अपना परमाणु परीक्षण किया, इसका उद्देश्य प्रतिरोधी क्षमता रखने का था। उन्होंने कहा कि इस प्रतिरोधी क्षमता के कारण भारतीय थल सेना आज आत्मरक्षा करने के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है। फिलहाल बात को चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते डेंगू के खतरे को ध्यान में रखते हुए आज अधिकारियों के साथ अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डेंगू रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि इस बार बारिश का मौसम लंबा चला गया और जिससे डेंगू का खतरा बढ़ता जाता है। आपको बता दें इस संबंध में आज स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरा प्लान तैयार किया गया। आने वाले दिनों में कई कदम उठाएंगे और खासकर स्कूली बच्चों को डेंगू की रोकथाम में बड़े स्तर पर शामिल करेंगे। पूरी दिल्ली मिलकर डेंगू को इस बार फिर से हराएगी। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों को मच्छर जनहित बीमारियों की रोकथाम को लेकर अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए सभी आरडब्ल्यूए और निर्माण साइट का सहयोग लिया जाएगा और सरकारी अधिकारी भी अपनी ऑफिस में इस पर नजर रखेंगे और साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों न्यूयॉर्क दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के संबोधन से पहले न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि 18वीं सदी का भारत विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा रखता है, लेकिन 20वीं सदी के माध्यम से
गुलामी के चलते स्थिति खराब हो गई और भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के सामने गर्व से खड़ा है। केवल यही नहीं, हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आयोजित भारत @75 इंडिया यूएन पार्टनरशिप एंड एक्शन प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था समेत कई अन्य विषयों पर संबोधन किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नबन्ना चलो के दौरान पुलिस और बीजेपी के नेताओं के दौरान जो घटना सामने आई थी उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी गई है और इस जांच कमेटी में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री और लोकसभा सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़, लोकसभा सांसद अपरजिता सारंगी, राज्यसभा सांसद समीर उरांव और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ शामिल थे। दरअसल 13 सितंबर को नबन्ना चलो अभियान के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित किया था और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को जमीनी स्तर पर स्थिति की जांच और 13 सितंबर को कोलकाता में हुई हिंसा के कारणों की जांच करने के लिए कहा गया था। बीजेपी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ नबन्ना चलो रैली निकाली थी। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने 17 सितंबर को कोलकाता में टीएमसी के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की चिट्ठी का जवाब देते हुए 27 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के लिए मंजूरी मांगी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सत्र के दौरान जीएसटी, पराली और बिजली जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले राज्यपाल ने पंजाब कैबिनेट में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 22 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के फैसले पर मंजूरी दी थी, जिससे एक दिन के बाद वापस ले लिया गया था। राजभवन ने तब केवल विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं होने का हवाला दिया था। बता दें कि राज्यपाल ने की ओर से कहा गया था कि विशिष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण पंजाब सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का आदेश वापस लिया जाता है, जिसके बाद आप हमलावर हो गई थी। सीएम भगवत मान ने ट्वीट करके कहा था कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा ना चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। अब लोकतंत्र को करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों चलाएंगे या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति। एक तरफ भीमराव जी का संविधान और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। जनता सब देख रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि लल्लन सिंह ने 9 अगस्त से पहले तक आईआरसीटीसी स्कैम में लालू परिवार के संलिप्तता के सबूत दे रहे थे और जांच में तेजी लाने के लिए सीबीआई के संपर्क में थे। अब एनडीए तोड़ने में सीबीआई की भूमिका का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले में 28 सितंबर को आरोप तय होने वाले हैं और तेजस्वी यादव की जमानत भी उनकी धमकियों के कारण रद्द हो सकती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री न बन पाने की हताश में ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में 5 बार के विधायक, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा का अपना पहला चुनाव 5.5 लाख वोटों से जीतने वाले गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक कद के आगे लल्लन सिंह अपना बोनापना पचा नहीं पा रहे हैं। और सुशील मोदी ने कहा है कि लल्लन सिंह ने कभी विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। 3 बार एमपी बने तो बीजेपी की कृपा से एमएलसी और उपराज्यपाल कोटे से बनवाया गया था। बता दें कि कहा है कि साथ ही उन्होंने बिहार को नकली हिंसा और जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराने वाले गृह
मंत्री शाह के प्रति लल्लन सिंह को आभार प्रकट करना चाहिए था, लेकिन वो घटिया बयानों से हताशा जाहिर करते हुए नजर आए। गृह मंत्री की यात्रा से सीमांचल में विकास और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जनता का भरोसा बढ़ा। लालू प्रसाद और लल्लन सिंह इसलिए हताश हैं कि अमित शाह ने केवल विकास की बात कर विरोधियों को मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को ट्वीट कर बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की है, सब कुछ शाह की ही देखरेख में हुआ है और 2017 में अमित शाह ने सीबीआई का दुरुपयोग कर तेजस्वी यादव को IRCTC केस में फंसाने की कोशिश की थी और महागठबंधन को तुड़वाया। लल्लन सिंह ने आगे ट्वीट में लिखा कि वो अमित शाह फिर से सीबीआई द्वारा तेजस्वी की जमानत रद्द करवाने की अपील करवाई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित शाह से कहा कि सीबीआई को पालतू तोता बनाकर उसका दुरुपयोग करना बंद करें। उन्होंने जारी किए गए एक वीडियो में कहा कि 8 साल तक शासन में रहने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुमला से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। सीमांचल में भी उन्होंने जुमलेबाजी ही की। और एक अन्य ट्वीट में लल्लन सिंह ने लिखा है कि बड़बोलापन अहंकार का घातक है। आपको बता दें देश के माननीय जुमलेबाज गृह मंत्री अमित शाह जी और अब सिर्फ 10 वर्ष के थे तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। मेरा राजनीतिक जीवन 1974 के छात्र आंदोलन के संघर्ष के साथ प्रारंभ हुआ था। पता नहीं आपका राजनीतिक जीवन किस संघर्ष से शुरू हुआ था। आपको आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है।
2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया में जेडीयू को लेकर दिए गए बयान पर पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने चुनौती देते हुए कहा है कि अमित शाह कहते हैं कि बिहार में डर लगता है, वो वेशभूषा बदलकर बिहार में किसी भी इलाके में घूम ले तो उन्हें कोई पूछेगा तक नहीं। नीरज कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही और नीरज कुमार ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से 2014 में बीजेपी पूर्णिया में चारों खानाचिट हुई थी, वहीं हाल ही में 2024 में होने वाले चुनाव में भाषण के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने का दावा किया था। इस पर जेडीयू ने उस कॉलेज पर अपना दावा पेश करते हुए कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज बिहार सरकार द्वारा बनाया गया था। 2013 में बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की थी और 2018 में बनकर यह तैयार हुआ था। इसकी कॉलेज में पूरा पैसा बिहार सरकार का लगा हुआ है और उस समय कृषि मंत्री भी बीजेपी के ही थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हम लोग सोचे थे कि अमित शाह केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संस्थान पर अपना श्रेय ले लिया। अमित शाह पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि उस समय हवाई अड्डे का उपयोग कौन कर रहा था। बता दें कि इस हवाई अड्डे का उपयोग केवल अमित शाह और देश के सबसे महंगे प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता था और इन लोगों ने अपने लिए एयरपोर्ट बनवाया है। पंजाब के राज्यपाल द्वारा 27 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा सत्र में विधायी कार्यों का ब्यौरा मांगे जाने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर निशाना साधा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि देश में 75 साल में कभी यह देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है कि पहले मुझे लिस्ट ऑफ बिल दिखाओ तब विधानसभा सत्र बुला सकते हो। आप नेता ने कहा कि बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए पंजाब के गवर्नर अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और पंजाब की चुनौती हुई विधानसभा और विधायक उनके छात्र जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। भारद्वाज ने कहा कि आज जो गवर्नर विधायक कार्यों की लिस्ट मांग रहे हैं, कल वो कहेंगे कि विधानसभा में भाषण देने से पहले उस भाषण की कॉपी मुझे भी दे दो। और उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, उन्हें अपनी भूमिका और लक्ष्मण रेखा के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी गवर्नर के इस रवैये पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता हर रोज अपनी गुंडागर्दी पर और घिनौनापन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि गुजरात जब बीजेपी के किसी नेता का नाम रेप या संगीन अपराध में नहीं आता। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम लाल किले पर महिला सम्मान की बात करते हैं और पूरी पार्टी का यही हाल है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर पर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने कहा है कि हर रोज बीजेपी के नेता अपनी गुंडागर्दी और घिनौनेपन के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता गुजरात में जब इनके किसी नेता का नाम दुष्कर्म या संगीन अपराधों में नहीं आता। लाल किले पर महिला सम्मान की बात करते हैं और पूरी पार्टी का यही हाल है। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बीजेपी है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला के कथित तौर पर बीजेपी नेता शशिकांत सोनी पर रेप का आरोप लगाया गया है। बता दें, जबलपुर के बीजेपी नेता शशिकांत सोनी पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी बीजेपी नेता शशिकांत सोनी फरार है और पीड़ित महिला ने पुलिस को ये बात बताई है। और साथ ही आपको बता दें, आरोपी बीजेपी नेता ने नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से 2 लाख रुपए की ठगी की है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शनिवार को भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही हल्की और मध्यम बारिश के चलते शहरों में कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। बता दें कि शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य के 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं भारत मौसम विज्ञान द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे शनिवार सुबह 8:30 बजे के बीच
15 मिलीमीटर बारिश हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे आवाजाही में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कई स्थानों पर पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आई और मौसम विभाग ने शनिवार को येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ था, जिसके तहत दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर आग्रह किया गया था। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। www.kalamkartavya.com पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।